ड्रामा की शुरुआत में हम मिस टैन को देखते हैं। वो अपनी शादी की फोटो की तरफ देखकर कहती है, मिस्टर यी, आप यही चाहते थे ना कि मैं आपको परेशान न करूं, तो अब मेरी तरफ से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। फिर वो अपने पास्ट को याद करती है, जहां डॉक्टर उसे कहते हैं तुम्हें स्टेज 4 लंग कैंसर है और तुम्हें जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए। वो उससे कहते हैं हॉस्पिटलाइज प्रोसीड्यूर्स तुम अपनी फैमिली के साथ पहले पूरे कर लो। मिस टैन सोचती है, कैसी फैमिली, ऐसी बहन जिसका उसके पति के साथ चक्कर चल रहा है और उसका पति चाहता है कि वो जल्दी से मर जाए। प्रेजेंट के सीन में वो अपने हस्बैंड मिस्टर यी से कहती है कि अगले जन्म में आप मेरी लाइफ में मत आना। तभी वहाँ मिस्टर यी टैन के हस्बैंड की एंट्री होती है। वो उससे कहती है, अगर मैं मर जाऊंगी क्या तुम्हें फर्क पड़ेगा। वो बहुत गुस्से में होता है और उसका हाथ पकड़ता है, कहता है तुम ये क्या बकवास कर रही हो। वो कहता है मेरे साथ चलो, वार्निंग खतरे में, उसे तुम्हारे खून की जरूरत है। टैन कहती है, मैं तुम्हारे साथ 5 साल से हूँ, बट तुमने मेरी कभी भी कदर नहीं की। तुमसे प्यार करना मेरी गलती थी। सिर्फ मैं ही नहीं, पांडा ब्लड है जिसके पास, दुनिया में और भी बहुत लोग हैं। वैसे भी मैं मरने वाली हूँ, तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। मिस्टर ये टैन से कहते हैं, ये मत भूलना पहले कॉन्ट्रैक्ट किसने साइन किया था। वो उससे कहता है, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जब तक वैनिंग खतरे में रहेगी, तुम आखिरी सांस भी ले रही होगी तो भी तुम्हें अपना खून उसे देना पड़ेगा। यही कीमत है जो तुम्हें दूसरों को अलग करने के लिए देनी पड़ेगी। वो उसे ब्लड डोनेट करवाने के लिए जबरदस्ती हॉस्पिटल ले जाता है और नर्स से कहता है कि इसका ब्लड निकालो। मिस टैन कहती है, मेरी तबीयत सच में ठीक नहीं है, मैं ब्लड नहीं दे सकती। ये कहता है, टैन ग्रुप की मालकिन कमजोर कैसे हो सकती है, और तुम्हें लगता है जिस दिन तुमने मुझे तुमसे शादी करने के लिए फोर्स किया था वैनिंग की जिंदगी के बदले, उसके बाद मुझे तुम पे तरस आएगा। नर्स ये से कहती है, इनकी हालत सच में खराब लग रही है, आपको पहले इन्हें डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। ये गुस्से में कहता है, मैंने जो कहा वो करो, समझे। फिर टैन बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल रूम में टैन की बहन वैनिंग उसके पास आती है। वो उससे कहती है, तुमने अभी भी ब्लड डोनेट किया है, पर तुम पहले से भी बेहतर लग रही हो। टैन उसको जाने के लिए कहती है। वैनिंग बोलती है, दीदी तुम मुझसे ऐसे की बात कर रही हो, मुझे ये ने बताया तुम बेहोश हो गई थी, फिर भी तुमने मुझे ब्लड डोनेट किया, थैंक यू। और मैं तो तुम्हारी रियल बहन हूं ना। टैन उससे कहती है, मेरी लाइफ में तुम्हारी जैसी कोई बहन नहीं है। वैनिंग टैन से कहती है, मुझे तुम पे तरस आता है, तुम पूरे दिल से ये को चाहती हो, लेकिन ये सिर्फ मुझे चाहता है, तो तुम्हारे जीने का मतलब ही क्या है। तो वो उसकी ग्लूकोज वाली बोतल निकालने लगती है और खुद ही गिरने का नाटक करती है जैसे उसे धक्का मारा हो। तभी वहां ये आ जाता है। वो टैन से कहता है, ये अभी अभी ठीक हुई है और तुम इसके साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो। तो वैनिंग मासूम बनने का नाटक करती है। वो ये से कहती है, मेरी बहन को मत डांटो, उसकी गलती नहीं है, मेरी गलती है, मेरी वजह से वो दुखी है शायद। टैन कहती है, मैंने इसे धक्का नहीं मारा, ये खुद जानबूझ के गिरी है। वैनिंग कहती है, हाँ दीदी मेरी गलती है, तुमने अभी अभी मुझे ब्लड डोनेट किया तो तुम गुस्से में तो होगी। और ये से कहती है, तुम इसे मत डांटो, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी टैन वैनिंग से कहती है, मैंने तुम्हारे असली रंग देखे हुए हैं, तो तुम कब तक ऐसे नाटक करती रहोगी। तभी ये गुस्से में आकर टैन पर हाथ उठाता है और टैन से कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत की फिर से बकवास शुरू कर दी, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, समझी। और वैनिंग, नहीं तुम नाटक कर रही हो तो अपनी हद में रहो। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं और टैन के मुंह से खून निकल रहा होता है। टैन मन में सोचती है, मैंने 5 साल तक पूरे दिल से तुम्हें प्यार किया, बट तुम्हें कभी भी मेरी कदर नहीं हुई। वो घर जा रही होती है और ये के बारे में सोच रही होती है और वो रोने लगती है और रियलाइज करती है और कहती है, ये अगर तुम मुझे अपने हाथों से मार भी दोगे ना, तब भी मैं तुमसे प्यार करना कम नहीं कर पाऊंगी। रात को टैन जब सो रही होती है तो बाहर बहुत तूफान चल रहा होता है। उससे तूफान से बहुत डर लगता है तो वो डर जाती है। उसे किसी की कॉल आती है, वो सोचती है शायद ये की है और उसे याद है कि उसे तूफान से डर लगता है। फिर वो देखती है कि ये उसके फ्रेंड का कॉल है। फिर वो कहती है, मैं भी पता नहीं क्या सोच रही थी, ये मुझे क्यों कॉल करेगा, उससे तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। उसका फ्रेंड उससे पूछता है कि वो कैसी है, तुम्हें तूफान में डर तो नहीं लग रहा, और ये तुम्हारे साथ है ना। टैन कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो, ये यहीं पर है। उसका फ्रेंड कहता है, अगर तुमने ये ने परेशान किया तो तुम मुझे बता सकती हो और तुम उससे जल्दी से डिवोर्स ले लो। और तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही। वो कहती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं अभी सोने जा रही हूँ, ठीक है मैं फोन रखती हूँ। और टैन को बहुत बुरे सपने आते हैं जो भी उसके साथ लाइफ में हुआ है उसके बारे में। उसकी आंख खुलती है, वो देखते ही ये वापस आ गया होता है। वो उससे कहती है, तुम वापस आ गए क्या, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना दूं, तुम्हें भूख लगी है। ये कहता है, ये क्या बोल रही हो तुम, और तुम अभी भी क्यों दिखावा कर रही हो, शादी के इतने सालों बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ये सब करने से मैं तुम्हारी तरफ हो जाऊंगा। और उससे वो परेशान करता है और कहता है कि जिस दिन तुमने मुझसे जबरदस्ती करी थी शादी के लिए, उसी दिन से मुझे तुमसे नफरत है। वो उससे कहते, तुम कमजोर होने का नाटक क्यों कर रही हो, अगर तुम्हारा ब्लड वैनिंग को बचाने के काम नहीं आता तो मैं तुमसे शादी कभी नहीं करता, समझी। ये सब बोल के वो यहाँ से चला जाता है। अगले दिन टैन बहुत परेशान होती है और वो जहर खाने का सोचती है और सोचती है जितनी जल्दी खत्म हो ये सब उतना अच्छा है, और प्लीज अगले जन्म में मुझे परेशान करने मत आना। और वो जहर की गोलियां खा लेती है
और ये वैनिंग के साथ बैठा होता है। वैनिंग ये से कहती है मैं तुम्हारे साथ रोज रहना चाहती हूँ, लेकिन इस तरह से छुप छुप के नहीं, तो तुम मुझसे शादी कब करोगे। ये मोबाइल में टैन का मैसेज देखता है तो वो जल्दी से घर चले जाता है। तो वो जल्दी से घर पहुंचकर टैन को हॉस्पिटल ले जाता है। ये टैन से हॉस्पिटल में कहते हैं तुमने सुसाइड करने की कोशिश की। टैन कहती है क्यों, तुम्हें मेरी चिंता हो रही है। तो ये कहता है अगर तुम मर गई तो वैनिंग को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कौन देगा, मेरी परमिशन के बिना तुम मर नहीं सकती। वो पूछती है हॉस्पिटल में पूरी रात तुम मेरे साथ रुके हुए थे। तभी से एक कॉल आती है और वो वहां से चला जाता है। अगले दिन टैन का फ्रेंड उससे ऑफिस में मिलने आता है, बट टैन की हालत खराब होती है। वो उसे कहता है तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही, तुम ठीक तो हो ना। तो वो कहती है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट वो बहुत खांसी भी कर रही होती है। उसका फ्रेंड उसकी मदद करने के लिए उठता है, लेकिन वो बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल में वो उसको ले जाता है, उसको चेकअप कराता है, उसकी रिपोर्ट देखता है। वो उससे पूछता है अगर मुझे खुद पता नहीं चलता तो तुम कब तक मुझसे ये बात छुपा कर रखती, और क्या ये को इस बारे में पता है, तुमने उसे भी नहीं बताया ना। तुम उससे डिवोर्स ले लो, वैसे ही तुमने उसके लिए बहुत कुछ किया है। टैन कहती है तुम सही कह रहे हो, मैं भी अब थक चुकी हूँ, मैं उसे डिवोर्स देके अपनी लाइफ से जाने दूंगी। अगले दिन वो ये से डिवोर्स की बात करती है और कहते हैं कि मैंने वैसे भी अपनी लाइफ के बहुत साल तुम्हें दे दिए हैं और मैं तुमसे और प्यार नहीं करती अब। ये सुनकर वो उस पर हाथ उठाता है और कहता है तुम ही थी जो मुझसे शादी करना चाहती थी, तुम्हें क्या लगता है तुम कभी भी आओगी और जाओगी। तो वो कहती है मैंने वैसे भी तुम्हें अपनी लाइफ के बहुत साल दे चुकी हूँ। वो उसे कहते तुम इस तरह से अपनी मर्जी से मेरी लाइफ से नहीं जा सकती। वो कहते शायद मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही प्यार से बात कर ली, और वो उसे पनिशमेंट देता है। टैन मन में सोचती है कि ये तुम मुझसे सच में इतनी नफरत करते हो क्या। अगले दिन वैनिंग ये के साथ होती है। वो उससे कहती है अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी बात का डर नहीं है। तो ये उससे कहता है हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। और वो अपने मन में टैन के लिए सोचती है कि वो हार मान ले, क्योंकि ये को टैन की तरह एक बिजनेस पार्टनर नहीं चाहिए, मेरी तरह एक प्यारी सी वाइफ चाहिए। वो ये को कहती है तुम टैन से डिवोर्स लेके मुझसे शादी कब कर रहे हो। वो कहता है मैं कुछ दिनों के लिए बिजी हूँ तो मेरे पास डिवोर्स का टाइम नहीं है और मैं थोड़ी देर के लिए ऑफिस जा रहा हूँ। वैनिंग को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो अपनी बहन को मजा चखाने के लिए सोचती है। वो टैन के घर में कुछ गुंडे भेजती है। वो उनसे बच के भागने की कोशिश करती है, बट वो लोग उसे इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देते हैं। ये ऑफिस में काम कर रहा होता है और सोचता है कि मुझे घर जाना चाहिए। वो जैसे घर पहुंचता है तो देखता है कि टैन वहां बिस्तर में पड़ी हुई है, और जो हालत रूम की होती है उसे देखकर बहुत गुस्सा आता है और सोचता है कि टैन उसके पीछे ये सब करती है। उससे बहुत गुस्सा आता है ये सब देखकर। वो टैन को उठाता है, उसे होश आता है। वो कहती है मैं कहाँ पर हूँ। ये कहता है तुम एक बहुत बेशर्म औरत हो, ये सब चीजें करने के बाद अब नाटक कर रही हो, मेरे पीठ पीछे ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई। वो कहती है लेकिन मैंने किया क्या, मेरी गलती क्या है, तुम इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हो। ये कहता है तुमसे तो बात करना ही बेकार है। ये सब बोल के वो यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद टैन रोने लगती है और कहती है मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम्हें अब इतना गुस्सा आ रहा है मुझ पे। तो वो खुद की हालत देखती है और उसे याद आता है कि उन गुंडों ने उसे इंजेक्शन लगा दिया था। वो सोचती है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और किसने किया है, जिसने भी ये सब किया मुझे उसका पता लगाना ही होगा। वो अपने फ्रेंड को कॉल करती है और कहती है मुझे ना सीसीटीवी फुटेज निकलवाने में हेल्प करो। अगले दिन वैनिंग उसी गुंडे से मिल रही होती है। वो उसे कहता है जैसा तुमने कहा था मैंने वो सब कर दिया, अब हमारी बारी कब होगी। तभी टैन का फ्रेंड वैनिंग को उस गुंडे के साथ देख लेता है। वैनिंग को भी पता चल जाता है कि उसने उन दोनों को साथ में देख लिया है। तो वो अपने दूसरे आशिक गुंडे से कहती है कि टैन के दोस्त ने तुम्हें देख लिया है और वो एक लॉयर भी है, उसने तुम्हें देख लिया है तो तुम फंस सकते हो, तो तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। दूसरी तरफ ये ड्रिंक कर कर घर आया होता है। वो टैन से कहता है मुझे बताओ ये सब कब से चल रहा है। वो कहती है ये तुम्हें कि मैं सच में गलत लगती हूँ। ऐसे मैं हॉस्पिटल से वापस आई थी, मैंने दरवाजा खोला और मुझे कुछ अनजान लोग बैठे हुए दिखे थे और उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगा के बेहोश कर दिया था, और जब मुझे होश आया तो सामने तुम थे। वो कहता है बहुत हो गया, और तुम हॉस्पिटल क्यों गई थी जबकि तुम बिल्कुल ठीक हो। वो कहती है अगर मैं तुम्हें सच में इस तरह की औरत लगती हूँ तो तुम मुझसे डिवोर्स ही ले लो। वो कहते हैं डिवोर्स तो बहुत सस्ती चीज हो जाएगी तुम्हारे लिए, तुम्हें अपने साथ ही बांध के रखूंगा ताकि तुम कहीं भाग ना पाओ और ना ही मौत देख पाओ। और हाँ ये भी सुन लो कि तुम मेरी चीज हो और मेरी चीज को सिर्फ मैं ही यूज कर सकता हूँ और कोई नहीं, तुम कचरा ही क्यों ना हो। तभी टैन को उसके फ्रेंड का कॉल आता है। ये कहता है ये वही है ना तुम्हारा फ्रेंड जो लॉयर है, तुम्हारा चक्कर इसी के साथ चल रहा है ना, चलो फोन उठाओ। टैन कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जबरदस्ती करता है और फोन उठाने की कोशिश करता है। कॉल आंसर हो जाती है और उसका फ्रेंड उनकी लड़ाई सुन रहता है। तभी वो टैन के पास जाने के लिए जल्दी से भागता है। वैनिंग का दूसरा बॉयफ्रेंड गुंडा कार से उसका एक्सीडेंट कर देता है। टैन जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचती है और डॉक्टर से उसके बारे में पूछती है। डॉक्टर कहते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग है लेकिन उसकी बॉडी को रिकवर होने में टाइम लगेगा थोड़ा। टैन को अपनी फ्रेंड की चिंता हो रही होती है तो यही सोचता है कि शायद ये वही है जिससे ये प्यार करती है। अगले दिन घर पर टैन अपने फ्रेंड से हॉस्पिटल जाने के लिए निकल ही रही होती है। वो कहता है तुम उसी आदमी से मिलने जा रही हो ना, अभी कुछ ही दिन हुए और तुम्हें इतनी हिम्मत आ गई है।
तुम्हें तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है, और हम दोनों का भी डिवोर्स नहीं हुआ है और तुम दूसरे मर्दों से मिलने के लिए जा रही हो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं उसकी जान ले सकता हूँ, समझी। तो वो एटीट्यूड में कहती है करके दिखाओ, तो वो उससे गुस्से में वहां से खींच के ले जाता है और दूसरे रूम में लॉक कर देता है। वो कहता है मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन तुम कहीं नहीं जा सकती। वो उसे रूम में लॉक कर देता है। टैन रोने लगती है, कहती है ऐसा मत करो। वो कहता है तुम यहीं रहोगी कुछ दिनों के लिए और मैं वापस नहीं आने वाला, तो ये मत सोचना कि तुम यहाँ से निकल जाओगी। वो वहां से चले जाता है और टैन चिल्लाकर कह रही होती है मत जाओ प्लीज, मेरी दवाइयां बाहर रखी हैं, अगर मैं उन्हें नहीं खाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी, प्लीज दरवाजा खोलो। हॉस्पिटल में टैन का फ्रेंड डॉक्टर से कहता है प्लीज मुझे जल्दी से डिस्चार्ज कर दीजिए, मुझे बहुत से जरूरी काम है। डॉक्टर उससे कहते हैं तुम्हें अभी ठीक होने में टाइम लगेगा, तो तुम अपनी सेहत पर ध्यान दो। टैन की हालत बहुत खराब हो रही होती है और वो बेहोश भी हो जाती है। ये जब दरवाजा खोलता है तो उसे टैन बेहोश मिलती है। वो देखता है उसके मुंह से खून निकला हुआ है और उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर ये से कहते हैं तुम कैसे फैमिली मेंबर हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि उसे डस्ट से एलर्जी है, अगर थोड़ा और लेट हो जाता तो कुछ भी हो सकता था। वो सोचता है कि मैं इस पर कुछ ज्यादा ही हार्श हो गया था, पर लेकिन इसको डस्ट से एलर्जी क्यों है, इसने जो मिलकर उस लड़के के साथ किया मैं उसके लिए इसको कभी माफ नहीं कर सकता। टैन को होश आता है, वो कहती है मैं कहाँ पर हूँ। तभी ये उसके हाथ पर हाथ रखकर कहते हैं तुम अभी हॉस्पिटल में हो। फिर वो जल्दी से अपना हाथ हटा लेता है। वो उसे कहता है तुम्हें डस्ट से एलर्जी है, लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वो अपने फ्रेंड के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है और कैसा है, तो ये कहता है वो अभी बिल्कुल ठीक है, वो जल्द ही डिस्चार्ज हो जाएगा। वो कहती है फिर ठीक है और फेस घुमा लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। ये मन में सोचता है ये कैसी औरत है, इससे खुद का ध्यान तो रखा नहीं जाता और अभी भी उस आदमी की पड़ी है इसे, ये सच में उसके प्यार में है। फिर वो वहां से उठकर चला जाता है। तभी टैन का फ्रेंड उससे मिलने आता है उसके रूम में। वो कहता है तुम्हारी हालत कैसे होगी, मुझे तुम्हारा सच छुपाना ही नहीं चाहिए था, सब मेरी गलती है और देखो तुम मरते मरते बची हो। तो वो कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो, और मैं नहीं चाहती उसे बताना, क्योंकि अगर उसे मुझसे प्यार ही नहीं है तो मुझे उसका किसी भी तरह का तरस नहीं चाहिए। तो वो कहता है टैन अब तुम मुझसे बहुत ही दूर रहना और मुझे मौका दो तुम्हारा ख्याल रखने का। वो कहती है नहीं, जब मैं ये से 5 साल पहले मिली थी तभी से मेरी किस्मत उसके साथ जुड़ चुकी है और मेरे दिल में उसकी जगह और कोई नहीं ले सकता। अगर उसको मेरी जान भी चाहिए होगी तो भी मैं खुशी खुशी देने को तैयार हूँ। तभी ये रूम में आता है टैन का फ्रेंड, उसको पूछता है कि टैन की हालत ऐसे कैसे हो गई, तुमने किस तरह से ध्यान रखा उसका, कुछ बोलते क्यों नहीं। ये कहता है क्या हुआ है उसे, सिर्फ डस्ट एलर्जी ही थी और वैसे भी अब वो ठीक है। तो टैन का फ्रेंड ये से कहता है कि क्या हुआ है उसे लास्ट स्टेज लंग कैंसर है। ये कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इसकी बॉडी तो बिल्कुल ठीक लग रही है। तभी टैन बीच में बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी टैन का फ्रेंड उसे कहता है टैन तुम ऐसे वक्त में भी इसे प्रोटेक्ट करना चाहती हो। तभी ये उसका कॉलर पकड़ लेता है और उससे कहता है ये मत सोचने कि मुझे पता नहीं है तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, मेरी बीवी से दूर रहो और हमारा भी ये डिवोर्स नहीं हुआ है तो तुम अभी भी आउटसाइडर हो। तभी टैन अपनी फ्रेंड को वहां से भेज देती है। फिर ये टैन से पूछने लगता है ये तुम्हारा फ्रेंड क्या कह रहा था, लास्ट स्टेज लंग कैंसर। टैन कहती है कोई लंग कैंसर नहीं है, मैं बस तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ और वैनिंग को जिंदगी भर ब्लड देने के लिए जीना नहीं चाहती, मैं उसे 50 बार से भी ज्यादा ब्लड दे चुकी हूँ और अब बहुत हो गया। ये उससे कहता है अच्छा तो अब तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो और तुम अपने उस दोस्त के साथ मिल गई हो और लंग कैंसर की झूठी कहानियां बना रही हो। टैन तुम बहुत मतलबी हो, तुम्हारी बहन की बॉडी वीक है और तुम उसे बचाना भी नहीं चाहती। टैन कहती है मैंने इतने सालों तक उसे ब्लड दिया और इतने सालों तक तुमने मुझे परेशान किया है, मैंने बहुत सह लिया। अब तभी ये टैन से कहता है अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा जो अफेयर चल रहा है तुम्हारे दोस्त के साथ वो तुम्हारे ऑर्फनेज के टीचर्स और बच्चों को पता चले, तो तुम्हारा जो ये डिवोर्स का आइडिया है इसे भूल जाओ, वरना तुम्हें पता है कि क्या होगा। इसलिए अच्छा यही होगा तुम मेरी बीवी बनकर ढंग से रहो। मैं चलता हूँ, मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी है। उसके जाने के बाद टैन मन में सोचती है तो जिसे मैं इतने सालों से चाह रही थी वो इस तरह का इंसान है। दूसरी तरफ ये सोचता है मुझे सच में टैन से नफरत है, लेकिन जब भी वो डिवोर्स की बात करती है मुझे गुस्सा क्यों आ जाता है। ये और वैनिंग साथ में होते हैं, ये अभी भी डिवोर्स के बारे में सोच रहा होता है कि जिसने मुझे और वैनिंग को अलग किया मुझसे जाने क्यों नहीं दे पा रहा। ये कहता है मुझे कुछ काम है मैं चलता हूँ। तभी वैनिंग ये के गले लगकर कहती है तुम टैन से डिवोर्स कब ले रहे हो और मुझसे शादी कब करोगे। तभी ये उससे कहता है वैनिंग तुम डिवोर्स के अलावा जो भी मांगोगी मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तो वो कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहना चाहती हूँ। तो वो वैनिंग को अपने साथ घर ले आता है और टैन से कहता है यार से इसी घर में रहेगी। टैन कहते हैं ठीक है, वैसे भी हम पहले कभी एक साथ नहीं रहे हैं। वैनिंग ये से कहती है मैं दीदी के साथ ही रूम शेयर करूंगी प्लीज। ये टैन को कहते हैं तुमने सुना ना वैनिंग ने क्या कहा, जाओ अब इसका सामान अपने रूम में रख के आओ। टैन उनकी बातें इग्नोर कर वहां से एटीट्यूड दिखाकर जाने लगती है। तभी ये उसे रोकता है और कहता है तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, लगता है तुम अपने बारे में सबको बताना चाहती हो। टैन डिनर बनाकर लाती है तो ये देखता है कि ये तो स्पाइसी फूड बनाया है।
ये टैन पे गुस्सा करता है और कहता है तुमने जानबूझ के स्पाइसी खाना बनाया ना, तुम्हें पता है वैनी की तबीयत ठीक नहीं है, वो स्पाइसी नहीं खा सकती, और तुम ये कैसी गेम्स खेल रही हो, ये तुम्हारी अपनी बहन है। टैन कहती है अपनी बहन? क्या बहन कभी अपनी बहन के पति के साथ पूरा दिन चिपकी रहे? वैनी कहती है टैन पर गुस्सा मत करो, ये मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसमें मेरी गलती है। तभी ये को कॉल आता है और उसे पता चलता है कि टैन का बिजनेस लॉस में जा, और ये बात सुन के ये टेंशन में आ जाता है और कहता है कि हमें पता लगाना होगा कि ये किसकी वजह से हुआ है। टैन को भी ऑफिस से कॉल आती है और उसको अपने बिजनेस लॉस के बारे में पता चलता है। वो तुरंत ऑफिस पहुंचती है और फाइल्स चेक करती है और कहती है मैं कुछ दिन ऑफिस नहीं आई तो पीछे से ये सब हो गया, और पूछती है कहीं इसमें मेरे हस्बैंड ये का हाथ तो नहीं है। तो उसकी सेक्रेटरी कहती है नहीं, उनकी वजह से नहीं हुआ ये। दूसरी तरफ टैन वैनिंग को फिर से हॉस्पिटल में खून देती है। वैनिंग को तभी अपने दूसरे बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। वो कहता है मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आओगी तो मैं ये को तुम्हारी वीडियो दिखा दूंगा। वैनिंग कहती है तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तभी वो कहता है हाँ हाँ बेबी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन को भी निपटा सकता हूँ, तो मैं तुम्हें धमकी कैसे दे सकता हूँ। वो कहती है तुम्हें क्या चाहिए? तो वो कहता है मुझे अभी आधे घंटे में मिलो। वो ये से बहाना बनाती है कि मेरी फ्रेंड ने मुझे शॉपिंग करने के लिए बुलाया है तो मेरा बहुत मन है जाने को। ये कहता है लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें मेरे साथ घर चलना चाहिए, लेकिन वो बार बार बोल के ये को मना ही लेती है। वैनिंग उससे मिलती है और पूछती है तुम श्योर हो टैन की फ्रेंड ने तुम्हारा फेस नहीं देखा था? वो कहता है अगर देखा होता तो अभी तक तो उसने बता ही दिया होता, इसलिए तो मैं वापस आया हूँ, शायद उसने मेरा फेस नहीं देखा है। वो उससे कहती है क्या तुम वो वीडियो डिलीट करोगे? तो वो कहता है वैनिंग तुम्हें क्या मैं स्टूपिड लगता हूँ, अगर वो वीडियो डिलीट होगी और तुमने टैन की फ्रेंड को कॉल कर दिया मैं तो फंस जाऊंगा। वो हंसकर कहती है मैं तुम्हारे लिए सीरियस हूँ, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ। वो उसके क्लोज आने लगता है तो उसे धक्का मार के कहती है अगर टैन को तुमने जो ड्रग दिया था उस टाइम, अगर उसका असर नहीं हुआ और तुम्हारा फेस उसे याद आ गया तो। वो कहती है हमें टैन से छुटकारा पाना होगा वरना हम दोनों ही फंस जाएंगे। तो वो कहता है उससे छुटकारा पाना, तुम्हें पता है ना ये किस तरह का इंसान है, अगर उसे पता चल गया कि टैन को किसने मारा है तो वो इन्वेस्टिगेट करेगा और मैं पकड़ा जाऊंगा, और तुम भी उसका साथ दोगी फंसाने के लिए, और तुम बिना किसी रुकावट से उससे शादी कर लोगी, है ना, यही प्लान है ना तुम्हारा। वो कहता है मैंने तुम्हें अपने दिल में जगह दी और तुम मेरे ही खिलाफ प्लॉटिंग कर रही हो, तुम्हें मैं इतना इडियट लगता हूँ क्या? वो कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं पूरी तरह से तुम्हारे साथ हूँ। वो कहता है हिम्मत भी मत करना। वैनिंग कहती है टैन की डेथ होना वो भी अचानक से ही होगी, कोई सोचेगा भी नहीं, और ये तो वो तो चाहते ही है कि टैन मर जाए, वो उसको तो खुशी ही होगी। अगर तुम टैन को मार दोगे तो ये को इस बात से तुमसे खुशी ही होगी। वो कहता है सच में? वो कहती है मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा यकीन है, तुम उसे मार सकते हो, ये तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है ना। वो कहता है ठीक है मैं देखता हूँ कुछ करता हूँ। फिर वो दोनों मजे करते हैं। दूसरी तरफ टैन की कंपनी को जो नुकसान होता है ये उसकी हेल्प कर कर पैसा भर देता है। ये कॉल कर पता लगवाते हैं कि वैनिंग ने मॉल से कोई चीज कल शाम को परचेज की थी, तो उसे पता लगता है कि उसने 2 बोतल ड्रिंकिंग ली थी कन्वीनियंस स्टोर से शाम को 4 बजे। ये घर से निकलता है तब भी वैनिंग वहां उसे दिख जाती है। वो उससे पूछते है तुम कल रात कहाँ थी और मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दे रही थी? वैनिंग मन में सोचती है शुक्र है वो पहले ही निकल गया, अगर ये उसे देख लेता तो गड़बड़ हो जाती। वो ये से कहती है मैं कल रात अपनी फ्रेंड शाशा से मिलने गई थी। ये कहता है मुझे झूठ सुनना नहीं पसंद। तो वो कहती है ये मैं तुमसे झूठ नहीं कह रही। वो कहता है ठीक है तुम जहाँ भी जाओ वो तुम्हारी फ्रीडम है। वो कहती है शाशा का कल शॉपिंग को जाने का प्लान था बट वो कैंसिल हो गया, फिर मैं उसके घर पर ही रुकी थी और हमने साथ में ड्रिंक्स की थी और फिर हमें नींद आ गई थी। वो कहती है कसम से मैंने जो भी तुम्हें बताया वो सब सच है। वो कहते हैं देखो तुमने ड्रिंक करना भी शुरू कर दिया, ये लास्ट टाइम था, नेक्स्ट टाइम से अब तुम ड्रिंक मत करना। मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही थी, तुम्हें भूख लगी होगी ना, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। दूसरी तरफ टैन अपनी कंपनी के डायरेक्टर से बात कर रही होती है। वो उससे कहती है अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप मुझे बताइएगा। वो कहती है मिस टैन हमारे पास सब कुछ है जो भी हमें अभी चाहिए, लेकिन आप बहुत कमज़ोर लग रहे हो और पतले भी लग रहे हो, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। टैन कहती है हाँ पर मैं आपकी हेल्प के लिए बस इतना ही कर सकती हूँ, मैंने ऑलरेडी आपको 5 मिलियन ट्रांसफर कर दिए हैं, मैं आपको इसी तरह से रीपे कर सकती हूँ। डायरेक्टर कहती है ऐसी बातें मत करो, तुम दोनों बहनें मेरी देख रेख में ही बड़ी हुई हो, लेकिन तुम्हारी बहन बहुत गुस्से वाली होती थी, वो तुम्हें बुली करती थी। और तुम्हारा आज बर्थडे है ना, ये बच्चे तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। वीडियो कॉल में सभी बच्चे टैन को बर्थडे विश करते हैं। ये देख लेते हैं और सोचते हैं मन में कि अच्छा आज इसका बर्थडे है, इतने सालों में मैंने इसका बर्थडे कभी सेलिब्रेट नहीं किया। ये सोचने लगता है मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे उसकी चिंता क्यों होने लग गई है अचानक से। वैनिंग ये से कहती है मैं अपनी बहन को बाद में बर्थडे विश कर दूंगी, आप जाओ रेस्ट करो। ये मन में ही सोचकर टैन को कहता है हैप्पी बर्थडे टैन। टैन अपने फ्रेंड से मिलती है। वो उससे कहता है मैं तुम्हारे घर के आसपास की फुटेजेस निकालने में बिजी था, इसीलिए मुझे तुमसे मिलने का टाइम नहीं मिल पाया, तुम ठीक हो ना? टैन कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, बस कंपनी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। उसका फ्रेंड कहता है तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, बताओ क्या है? वो कहती है नहीं मैं खुद हैंडल कर लूंगा। वो कहता है टैन तुम्हें किस बात का डर है? तुम्हें इस बात का डर है कि उसे हम दोनों को लेकर फिर से गलतफहमी हो जाएगी, तुम भूल गई उसने तुम्हें कैसे ट्रीट किया है। वो कहती है नहीं ऐसा नहीं है, मैं बस तुमसे कोई फेवर नहीं लेना चाहती। और वो मन में सोचती है
मैं तुम्हारी हेल्प के काबिल ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अभी तक पता नहीं चल पाया है कि तुम्हारा एक्सीडेंट किसने करवाया, उन सब चीज़ों के पीछे कौन है। तो मैं तुमसे कैसे मदद मांग सकती हूँ। दूसरी तरफ ये ने पता लगवाया होता है कि टैन की कंपनी के साथ किसने स्कैम किया है, तो उसे पता चलता है कि इस कंपनी ने उनकी कंपनी के साथ भी कुछ डीलिंग्स की होती है, बट उन्हें उस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल्स नहीं पता लग पाती। ये कहता है इसका पता लगवाते रहो जब तक इस कंपनी की जानकारी नहीं निकल जाती पूरी तरह से। टैन को उसका फ्रेंड घर छोड़ रहा होता है, तभी उसका फ्रेंड पूछता है तुम्हारी बहन कैसी है, मैंने उससे किसी अजीब से आदमी के साथ देखा था और वो मुझे कुछ देखा देखा सा भी लग रहा था, तुम्हें उसके बारे में उससे पूछना चाहिए। वो कहती है ठीक है मैं पूछूंगी, चलो अब मैं चलती हूँ। ये ने उन दोनों को बाहर देख लिया होता है और वो बहुत रूडली बिहेव करता है और उससे कहता है तुम दोनों अभी भी कांटेक्ट में हो, तुम्हारा क्या रिश्ता क्या है उसके साथ। वो कहती है तुम्हें आखिर गुस्सा आ किस बात पर रहा है। ये कहते हैं मैंने अभी अभी उसे तुम्हें घर ड्रॉप करते देखा है, अभी कुछ ही दिन हुए हैं और तुमने फिर से मेरे साथ पंगे लेना शुरू कर दिया। टैन कहती है मेरी कंपनी में जो स्कैम हुआ है मैंने बस उस चीज के लिए हेल्प मांगने के लिए उससे बात करी और मैं उम्मीद करती हूँ इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ये कहता है अगर मैंने प्रूव कर दिया कि मैंने तुम्हारी कंपनी के साथ कुछ नहीं किया है तो तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी। अगले दिन डॉक्टर टैन को कांग्रेचुलेट करती है कि वो 5 हफ्ते से प्रेग्नेंट है। टैन कहती है डॉक्टर से कि मैं इस बच्चे को नहीं रखना चाहती और मैंने सोचती है आई एम सॉरी बेबी, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है और मैं तुम्हें अच्छी लाइफ भी नहीं दे सकती। ये बात ये का बटलर सुन लेता है चोरी से। वो ये को जल्दी से कॉल लगाता है और इसे कहता है मिस टैन की तबीयत कुछ दिनों से मुझे ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने उनको फॉलो किया और यहाँ पे हॉस्पिटल में आकर पता चल रहा है कि वो 5 वीक्स प्रेग्नेंट है और वो ये को कांग्रेचुलेट करता है और वो उसे ये भी बताता है कि डॉक्टर कह रही थी टैन की तबीयत ठीक नहीं है और वो बेबी को जन्म नहीं देंगी शायद। ये जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचता है और कहता है मैं टैन का हस्बैंड हूँ, मैं ये अबॉर्शन नहीं चाहता। डॉक्टर कहते हैं बट वो तो पहले से यहाँ से निकल चुकी है, उसने कहा कि उसे सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए, वैसे भी उसकी कंडीशन के हिसाब से वो ये बेबी कैरी नहीं कर सकती। वो पूछता है क्यों, क्या हुआ है उसे। डॉक्टर कहते हैं उसे स्टेज 4 लंग कैंसर है और वो 2 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगी और उसकी तबीयत और बिगड़ती जा रही है। ये सब सुन के ये बहुत टेंशन में आ जाता है और कहता है नहीं तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, ये सच नहीं हो सकता, मैं तुम्हें इस तरह से मरने नहीं दे सकता, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। टैन रास्ते में चल रही होती है और उसके और डॉक्टर के बीच की बातें याद करती है, जहाँ डॉक्टर उसे बताती है अगर तुमने ये बेबी कैरी किया तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, मैं यही एडवाइस करूंगी कि तुम अबॉर्शन करवा लो। टैन रास्ते में यही सोच रही होती है कि ये मैंने अपनी लाइफ तुमसे प्यार करने में बिता दी, मैंने पूरी उम्मीद खो दी है अब इस लाइफ में, मैं अपने आप को ही तुम्हारे चक्कर में कहीं ना कहीं खो चुकी हूँ, मुझे इस दुनिया में जीने की अब कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हें वैसे भी एक बच्चा चाहिए था ना। ये टैन को ढूंढते ढूंढते घर आता है और वैनी को बताते हैं कि उसे लंग कैंसर है और वो मिसिंग है, तब से मिल ही नहीं रही। ये कहता है नहीं मुझे उसे ढूंढना ही होगा, पता नहीं वो कहाँ। वैनिंग मन में सोचती है टैन तुम जीत गई, इतने टेंशन में तो मैंने ये को अपने लिए भी नहीं देखा कभी। वैनिंग टैन की बहन होती है तो उसे पता होता है कि टैन इस समय कहाँ जा सकती है, तो वो उससे मिलने के लिए जाती है। कहती है ओ तो तुम सच में यहीं पर हो, जब भी तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा होता है तुम हमेशा यहीं पर आती हो। टैन उसे कहती है तुम हमेशा मेरी साइड होती थी, मैं ये इसे कैसे मिली, मेरे साथ हुआ है, मैंने तुम्हें सारी स्टोरी बताई है, लेकिन तुम्हें अपने लिए ये हाल कुछ ज्यादा ही परफेक्ट लग गया। वैनिंग कहती है प्यार होता ही इतना सुंदर है कि मुझे भी ट्राई करना था। तभी टैन उसे कहती है मैं तुम्हारी बहन हूँ तो मैंने हमेशा तुम्हारा भला ही चाहा है और तुम्हें जिस चीज से भी खुशी मिली है वो तुझे देने की कोशिश की है। कहती है कि तुमने मुझसे कभी पूछा है कि मुझे चाहिए क्या, आखिर तुम हमेशा अच्छी लड़की बनने का दिखावा करती हो और ऐसे दिखाती है कि तुम सबसे ऊपर हो और सबकी सिंपैथी लेने की कोशिश करती हो, तुम मुझसे बेहतर हो, मैं तो बस एक बुरी लड़की हूँ जिसे कुछ समझ ही नहीं आता। टैन उसे कहती है मैं तुम्हें कुछ भी दे सकती हूँ लेकिन प्यार वो मैं तुम्हें नहीं दे सकती, लेकिन तुम्हें वो भी चाहिए। आई एम सॉरी बट मैं ऐसा नहीं करूंगी। वैनी कहती है तुम्हें जो भी चीजें चाहिए तुम वो वापस ले लो, मुझे बस यही चाहिए, क्या तुम उससे मुझे दे सकती हो प्लीज। टैन कहती है मैंने तुम्हें एक मौका दिया था लेकिन तुमने हमारा बहनचारा खुद ही खत्म किया, तुमने खुद ही सब कुछ बर्बाद किया। तभी पास्ट की एक स्टोरी दिखाते हैं जहाँ पर टैन और ये एक साथ बहुत खुश होते हैं, उन्हें देख रही होती है और कहती है इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत मजा कर रहे हैं। वैनिंग तभी चोट खाने का नाटक करती है, ये उसे देखने जाता है, वो उसको पीठ पर उठाकर उसकी हेल्प करता है। वैनिंग टैन से कहती है दीदी मुझे किसी पर क्रश है। टैन कहते हैं तुम ये जो कर रही हो ना तुम्हारे चेहरे से साफ साफ दिख रहा है, तो मैं कैसे नोटिस नहीं करूंगी। वैनिंग कहती है क्या तुम ये को मुझे दे सकती हो। टैन कहती है वो मेरा है, तुम्हें सच में वो मुझसे चाहिए। वैनिंग कहती है दीदी मुझे सच में उससे प्यार हो गया, मैंने जब उसे पहली बार देखा था मुझे वो तभी पसंद आ गया था और वैसे भी ये हान भी मुझे पसंद करता है। टैन कहती है ठीक है अगर ये खुद अपने मुंह से बोलेगा कि वो तुम्हें पसंद करता है तो मैं उसे तुम्हें देने को तैयार हो जाऊंगी। तभी ये उन दोनों के लिए कोल्ड ड्रिंक लेके वहां जाता है और वैनिंग खड़े होकर उससे पूछ लेती है ये क्या तुम मुझे पसंद करते हो। ये कहता है हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम टैन की बहन हो तो तुम भी मेरी छोटी बहन की तरह हुई। वैनिंग कहती है मैं रोमांटिकली लाइक की बात कर रही हूँ, जितना मेरी बहन तुम्हें चाहती है मैं उससे भी ज्यादा तुम्हें चाहती हूँ। वहां से जाने लगते हैं, रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, तभी वैनिंग टैन को वहां पे धक्का दे देती है, तभी ये उसे बचा लेता है। तभी आगे से एक और गाड़ी आने लगती है और वैनिंग उन दोनों को धक्का मार के ये को बचाने की कोशिश करती है और खुद गाड़ी के आगे आ जाती है। वो लोग जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। ये कहता है तुमने बेवकूफों वाली हरकत क्यों की,
तुम टेंशन मत लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वैनिंग कहती है ये मैंने तुम्हारे लिए किया, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ, प्लीज मुझे कभी मत छोड़ना। ये उससे वादा करता है कि हाँ मैं तुम्हारा साथ दूंगा हमेशा। तो डॉक्टर आते हैं और कहते हैं उसे एचआर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है। तो ये टैन से कहते हैं तुम्हारा भी एचआर नेगेटिव ग्रुप है ना, जाओ प्लीज बचाओ उसे। कहती है अगर तुम चाहते हो कि मैं उसे बचाऊं तो तुम्हें भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। वो ये से कहती है मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये कहता है तुम पागल हो गई हो, तुम्हारी बहन मर रही है और तुम यहाँ सब क्या बोल रही हो, तुम मुझे धमकी दे रही हो। बोल डॉक्टर आके बोलता है हमें अर्जेंटली जरूरत है ब्लड की, जल्दी कीजिए। ये टैन से शादी करने के लिए फिर मान जाता है और कहता है जाओ तुम उसे अब बचाओ। प्रेजेंट का सीन आता है, टैन वैनिंग से कह रही होती है बस उसी दिन से वो तुम्हारी तरफ हो चुका है। वैनिंग कहती है लेकिन वो अभी भी तुम्हें ही चाहता है। टैन कहती है वो मुझसे कैसे प्यार कर सकता है, उसने तो इस जन्म में मुझसे कुछ ज्यादा ही नफरत कर ली है जितनी वो कर सकता था। वैनिंग उसे बताती है ये को पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो और वो तुम्हें टेंशन में यहाँ वहाँ ढूंढे जा रहा है। तभी ये एंड टैन को एक साथ फोन आते हैं। पता चलता है जिसने उसके घर गुंडे भिजवाए थे और जिसने उसके फ्रेंड का एक्सीडेंट किया था वो उसकी बहन ने करवाया था। दूसरी तरफ ये को पता चलता है कि टैन की कंपनी को नुकसान पहुंचाना और उसको डुबाने की साजिश उसके बहन ने रची थी। टैन वैनिंग से कहती तो तुमने वो सब करवाया है। तो वैनिंग कहती है अगर तुम्हें पता चल ही गया तो ठीक है। तो वो अपने दूसरे बॉयफ्रेंड को वहां पे बुलाती है और वो टैन को किडनैप कर वहां से ले जाता है, उसे बांध के रखता है और उससे कहता है फाइनली तुम उठ ही गई, तुम्हें याद है मैं हूँ जिसने तुम्हें हेवन का फील करवाया था। टैन कहती है तो वो तुम थे, ये सब चीजें वैनिंग ने करवाई है ना। वो गुंडा उससे कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें सफाई से मौत देने की कोशिश करूंगा। टैन उससे कहती है उसने तुम्हें कितने पैसे दिए, मैं तुम्हें उससे 5 गुना ज्यादा पैसे दूंगी। वो गुंडा उस पर हाथ उठा के कहता है मैं पागल नहीं हूँ जो अपनी जिंदगी के साथ पैसों का सौदा करूंगा। लेकिन तभी वहाँ पुलिस पहुंच जाती है और वो उन दोनों को वहां से ले जाती है। ये और टैन का फ्रेंड उसे बचा लेते हैं। ये कहता है टैन जब सब कुछ पता चल गया मुझे तुम्हें लॉक नहीं करना चाहिए था और तुम्हारे साथ जो भी बिहेवियर किया मैंने वो मुझे नहीं करना चाहिए था, आई एम रियली सॉरी। वो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, टैन को होश आता है। ये उससे कहते हैं मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करते हो, मैंने जो पहले कुछ भी किया है उसके लिए आई एम रियली सॉरी। टैन बेबी के बारे में पूछती है कि वो ठीक है कि नहीं। ये उसे कहता है मेरे लिए तुम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो और तुम्हारी हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज मुझे एक और चांस दे दो। ये और टैन का फ्रेंड आपस में बात करते हैं। टैन का फ्रेंड कहता है ये सब किया धरा वैनिंग का था, टैन ने तुमसे अपनी बीमारी छुपाई रखी, उसके दिल में मेरे लिए कभी फीलिंग्स थी ही नहीं, लेकिन तुमने हमेशा उसे और मुझे मिसअंडरस्टैंड किया है। उसने हमेशा अपना दर्द अकेले ही सहा है। जिस दिन वैनिंग का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन उसने टैन को मारने के लिए उसको धक्का मारा गाड़ी के आगे, लेकिन तुम उसे बचाने के लिए आगे, इसीलिए वैनिंग ने तुम्हें धक्का मारा तुम्हें बचाने के लिए। उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, प्लीज अब उसे अच्छे से ट्रीट करना। फिर लीप आता है जिसमें टैन की मौत हो चुकी होती है और उसका एक बेटा भी होता है। ये मन में टैन से कहता है मैं तुम्हें अगले जन्म में जरूर मिलूंगा और तुम्हारे दरवाजे के बाहर ब्रेकफास्ट और फ्लावर्स लिए मिलूंगा और तुम अगले जन्म में तुम मुझे जितना हर्ट करना चाहो उतना कर सकती हो। इस तरह से इस ड्रामे की एंडिंग होती है।